इस सवाल में फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाए हो, और h जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हाइट होगी, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मैक्सिमम हाइट पे, तो ये हो जाएगी 2a स्क्वायर। 2 एक्सीलरेशन कितनी होती है, -g, ठीक है, और ये हो गई s जब आप थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो s आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g यानी h, इसी को आपने h लिखा है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, इसी को h बोल सकते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। u कितनी है 30 इंटू 30 बाई 2 इंटू 10, तो 10 से ये हो जाएगी 3, 10 2 से 15, तो 45 हो गई। तो यहाँ तो ये हो गई 45। अब ये फॉर्मूला h लगा दिए, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस कितनी है 0.5, तो 0.5 को आप हाफ ले सकते हो, तो ये हो जाएगी 1/4, 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगी 45, 5 अपॉन 3, 3 से 15, 15 5 जा 75। तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी ट्रैवल करेगी, यहाँ पे देखो 15 इंटू 5 कितनी 75 मीटर आ गई, और शुरुआत में जब आपने फेंका था तो कितनी दूर ये गई थी 45, और मल्टीपल कोलिजन करने के बाद ये कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की 75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 120, तो आंसर ये हो जाएगा 120। देखो ये सवाल बहुत ही आराम से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगी ट्रिक से। तो ट्रिक बेसिकली क्या है, ये यूनिफॉर्म प्लेट है और सारे इसके क्वाड्रेंट यूनिफॉर्म ही है। तो जब इस प्लेट को अगर आपने नहीं काटा था, पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड थी प्लेट, तो उसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ थी 1 और 1, और उसकी एरिया क्या थी, ये 2 थी, 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर। तो उस समय एरिया A1 ले लो, कितनी थी 4 मीटर स्क्वायर, और उस समय इसकी कोऑर्डिनेट कितनी थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की x भी 1 मीटर और y भी 1 मीटर, 1 और 1 थे। ओके, अब जब आपने इस प्लेट को कट करके निकालना है, तो जिस प्लेट को आप निकाल रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास देखो वो यहाँ होगा, है ना, और वो कितनी दूर होगी, 0 से 1.5 और ऊपर भी 1.5, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि लेंथ 1 मीटर है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 और 1.5। तो अब जब आप इस प्लेट को निकाल लोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी जो पोर्शन है इसकी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और इसकी सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट होगी A1, इसकी सेंटर ऑफ मास यानी 1 माइनस A2, इसकी सेंटर ऑफ मास 1.5 अपॉन A1 माइनस A2। तो बेसिकली ये क्या, जब आप यहाँ पे डालोगे A1 4 माइनस A2 क्या है 1 ही है, तो 1.5 अपॉन 4 माइनस एरिया है 1, तो ये हो गई 4 माइनस 1.5 2.5 बाय 3, 2.5 को 5/2 बोलते हैं, तो 5/6 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे y1 डालोगे और y2, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगी और वो भी कितनी हो जाएगी 5/6, तो आंसर आ जाएगी 5/6। ये सवाल लर्निंग वाला है, तो आप देखो क्या कह रहा है कि यहाँ से पूरी लेंथ जो स्प्रिंग की है वो L है, ओके, और अब क्या कर रहे हैं, एक एंड से
लेट्स से इस एंड से हम एक मास यहाँ पे कहीं कट करेंगे, मान लो इस पॉइंट को कट करके यहाँ पे एक मास लगा देंगे। आधी स्प्रिंग इधर से कनेक्ट कर रही है और आधी स्प्रिंग इधर से कनेक्ट कर रही है। ओके, और ये जो मास अटैच्ड हुई है, ओरिजिनल लेंथ जो L है उसको आप ईटा से मल्टीप्लाई करो, इतनी है। तो बची हुई लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, L माइनस ईटा L। करेक्ट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों लेंथ की रेशियो क्या आ रही है, तो ये हो गई NL और ये हो गई 1 माइनस N इंटू L, यानी L और L कैंसिल हो गई, N अपॉन 1 माइनस ईटा N। यानी इस पॉइंट O से जो मास की डिस्टेंस है वो लेंथ और ये लेंथ, यानी AMP लिखो, तो AM अपॉन MP की रेशियो क्या आ गई, ईटा बाय 1 माइनस ईटा। अब याद रखना एक चीज, जो इफेक्टिव K होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट होगी, वो नॉर्मली जो जितना था पहले उससे हम इसको डिवाइड करेंगे इस, ओके, और आंसर मतलब इसके मल्टीप्लिकेशंस को डिवाइड करेंगे, ईटा और 1 माइनस ईटा को, ईटा और 1 माइनस ईटा को। ओके, तो बस ये काम आपको कर देनी है और हो गई। अब आपको पता ही है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन के इफेक्टिव, यहाँ पे इफेक्टिव के यानी नेट के, और नेट के कितनी हो जाएगी, के बाई ईटा इंटू 1 माइनस ईटा, तो ये बन जाएगी 2 पाई m इंटू ईटा, ईटा माइनस 1 माइनस ईटा अपॉन के, तो ये वाली। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना स्प्रिंग फोर्स वगैरह काउंट करके, तो बहुत लंबी होगी, 10-15 मिनट जाएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, बस आपको ये याद रखना है कि जो स्पीड होती है वेव की वो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होती है। तो मास अगर कम होगी पर यूनिट लेंथ तो स्पीड वेव की ज़्यादा होगी, यानी हल्की वायर होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, अगर थिकनेस कम होगी तो मास पर यूनिट लेंथ कम होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। इस हॉलो में भी क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ कम होगी इसीलिए स्पीड ज़्यादा होगी। तो दोनों बातों को ध्यान रखोगे तो स्टेटमेंट 3 समझ में आएगी। सारा जी ये कैसे गलती कर दी, क्वेश्चन नंबर 24, ये तो सिंपल है। ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ ये हो गई पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लैटरल शिफ्ट होती है ना, यानी जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ है उतनी ही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगी, सिर्फ यहाँ से थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, लैटरल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा और ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो जो बाहर डेविएटेड रे निकलेगी, इमर्जेंट रे निकलेगी, वो भी सेम एंगल ऑफ डेविएशन के साथ निकलेगी। तो यानी जो अकेले ये प्रिज्म करती, अगर ये दोनों नहीं रहता, वही काम ये तीनों मिल के कर रही हैं। ओके, तो बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो आप इस पूरे को ओमिट कर दो और यहाँ P रख दो, सेम रिजल्ट मिलेगा। ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है, दूसरी तरीके से ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन पे है ना। और मिनिमम डेविएशंस में क्या होती है कि जो
लाइट रे इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के अंदर पैरेलल जाती है। आई बात समझ में? और फिर ये क्या करेगी, उल्टा करेगी। ये जो उल्टा प्रिज्म है, यानी जितनी ये डेविएट हुई है उसको ऑपोजिट इस डायरेक्शंस में लेगी, क्योंकि प्रिज्म उल्टा है तो ये ऐसे जाएगी जैसा आपने किया है, परफेक्ट किया है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है ना? तो यहाँ वापस से पैरेलल आएगी और बाहर निकल जाएगी। तो समझ में आया? ये वही काम कर रही है पूरी तीनों मिलके जो अकेला पी कर रही है। देखो ये काफ़ी टफ सवाल है और ऐसे सवाल को पहले नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी करना हो तो नॉर्मल मेथड से करोगे तो 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, बहुत फास्ट करोगे तो भी 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो सिर्फ इस तरह के स्टैंडर्ड सवाल के लिए हमारे को कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, शॉर्टकट्स ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, ओके, और हाइट शुरुआत में जो गिर रही है कितनी हाइट से गिर रही है, ये हाइट से गिर रही है, स्मॉल h, ओके। तो यहाँ पे जो टकराएगी, टकराने से पहले फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u² + 2gh। अब टकराने के बाद ये वापस ऊपर आएगी यहाँ तक, करेक्ट। अब जो नई हाइट है, रिबाउंड हाइट जिसको लेनी है, वो कैपिटल H ये लेनी है, तो ये हो गई रिबाउंड हाइट, ओके। अब के यहाँ पे आपको समझना है क्या है, स्पीड रेशियो है ना। स्पीड रेशियो जो होती है वो बेसिकली होती है टकराने के बाद क्या स्पीड है और टकराने से पहले क्या स्पीड है, उसी की रेशियो है। तो वो हाफ हो जाती है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, द बॉल स्ट्राइक्स द बॉटम एंड रिबाउंड्स विथ ए स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द स्पीड विथ विच इट स्ट्रक द बॉटम। तो यहाँ जो बॉटम को स्ट्रक कर रही है ना, ओके, जस्ट स्ट्रक होने से पहले स्पीड अगर मान लो v है और स्ट्रक करने के बाद जो वापस रिटर्न जा रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v/2। तो रिबाउंड करने के ठीक बाद, अपॉन रिबाउंड करने के ठीक पहले जो स्पीड की रेशियो आ गई वो कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो k क्या है, हाफ, ओके, समझ में आ गई होगी। तो अब आप इन सब को डालो और आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। हम डालते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ हो गई u², ये हो गई 2, ये हो गई 10, h हो गई 5 मीटर, यहाँ 2, यहाँ हो गई 10, h हो गई 6.5 मीटर, ये हाफ का स्क्वायर 1/4 ऊपर जाके 4 आ जाएगा। तो ये बन गई u² इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे और 2 × 10 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगी 4 × 6.5 - 5, ओके। तो u² आ गई 20 और 6 4 जा 24 होती है, 5 4 26 हो गई, तो ये हो गई 21 हो गई, 26 - 5। तो u जो हो जाएगी नियरली क्या हो जाएगी, यहाँ 20 है 21 है तो नियरली 20 के अराउंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ये सवाल 31 काफ़ी आसान है। तो हमारे को पता है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस की, वो लगभग समान होती है। और वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 × ½ kBt, इतनी ही होती है। तो ये तो डन है। दूसरा देखो, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द आइडियल गैस, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ आइडियल गैस होनी चाहिए, उसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करती। तो ये आपने सही मार्क किया है, 4 नंबर की हकदार हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कभी नहीं, लेकिन इन्होंने पूछा है।
कॉन्फिडेंस शेक इन करने के लिए, तो कर लो शेक। फिर भी हम करेंगे इसको। तो देखो क्या कह रहा है, परफेक्टली इंसुलेटेड वर्टिकल सिलेंडर कंटेंस, वर्टिकल सिलेंडर हो गई, चलो। कंटेंस एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इसके अंदर भर दिया, ओके। इक्विलिब्रियम, ओके, आइडियल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दो, इसकी प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट एंड टेम्परेचर T नॉट ले लो। अब फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास m, इस पिस्टन की मास m है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, is placed on top and can move without leaking gas. The piston is in equilibrium under its own weight. तो पिस्टन की वेट इधर आएगी, गैस ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशंस में, नो प्रॉब्लम। द पिस्टन, ओके, नाउ द पिस्टन इज स्लाइटली पुश्ड इन एंड रिलीज्ड। अब पिस्टन को थोड़ा सा धक्का मारेंगे, मान लो इतना धक्का दिया, x डिस्टेंस नीचे की तरफ धकेला, कितना धकेला, x डिस्टेंस, हाँ। एंड द सिस्टम इज अलाउड टू ऑसिलेट एडियाबैटिकली, तो ये जो पिस्टन है पहले आगे जाएगी, फिर पीछे, आगे पीछे ऑसिलेट करते जाएगी। एज्यूमिंग एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस इज गामा, ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस ऑसिलेशंस की, काफ़ी टिपिकल सवाल है। तो एडियाबैटिक है प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस देखो हमारा मेन तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, हम रीस्टोरिंग फोर्स किसी तरह निकालेंगे, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर ये मिल गई ना तो सब कुछ मिल जाएगा, ओके। और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा है, गैस लगा रहा है, गैस की प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे गैस की जो प्रेशर है वो कितनी हो जाएगी, मान लो प्रेस करने की वजह से चेंज इन प्रेशर dP आई है, तो प्रेशर इनटू फोर्स x हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के एक्स। तो ये हो गई x और x, और ये ऑपोजिट लगा रही है, तो ये, तो चेंज इन प्रेशर जो है, प्रेशर इनटू एरिया होती है फोर्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया, ठीक है। तो ये कटेगी नहीं, ये नहीं करने वाली, तो x ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेटस, यानी चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू k इंटू एक्स हो जाएगी। तो k जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका dP एरिया अपॉन x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब हमारे को k मिल गई है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट मिल गई है, तो dP ढूंढना है। एडियाबैटिक में हम जानते हैं PV रेज टू गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से dP निकालना है, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगी, इसको कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये P हो जाएगी, ये V रेज टू गामा माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि dP बाई dV कर रहे हैं, और n इन, और यहाँ पे गामा आ जाएगी, n इंटू n रेज टू माइनस 1 प्लस UV रूल यूज कर रहे हैं, तो अब इसको एज इट इज रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dP बाई dV आ जाएगी। तो हमारा यहाँ से dP हमारे को मिल जाएगा, तो ये हो जाएगी dV, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो बेसिकली जो dP इंटू V रेज टू गामा प्लस dV गामा P V रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से आपको dP मिल जाएगा। तो वो dP क्या हो जाएगी, वो dP हो जाएगी माइनस dV गामा P V रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन
वी रेज टू गामा, सही लिखा हूँ, माइनस डी वी गामा पी वी रेज टू गामा -1 अपॉन वी रेज टू गामा, बिल्कुल सही लिखा। तो इसको टैकल करोगे तो यहाँ पे आराम से ये माइनस गामा ऊपर जाएगी, है ना, तो ये बच जाएगा डी वी गामा पी बाय वी, इतनी हो जाएगी। तो हम डी पी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल को छोड़ो, मैटर नहीं करता, तो डी पी को हम लिख सकते हैं डी वी और क्या था गामा पी बाय वी, ये डी पी को लिखा, और यहाँ हो गया एरिया, यहाँ हो गया एक्स। ओके, तो अब हमारे को किसी ना किसी तरीके से इस वॉल्यूम को चेक करना है, आउट करना है। ओके, तो ये बड़ा सिंपल है, ये जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ, तो डीवी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ पिस्टन और ये एक्स, तो ये हो जाएगी एरिया इनटू एक्स, तो ये टोटल बन गई एक्स गामा पी एरिया स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स। तो ध्यान दो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो ये और ये तो हो गई कैंसर, तो क्या आ गई गामा पी ए स्क्वायर बाय वी, ये गामा है। ओके, तो कोई है इस तरह। ओके, तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, और ये है इनिशियल वॉल्यूम, ये है इनिशियल प्रेशर। ओके, तो अब हमारे को क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा के को, के होती है एम ओमेगा स्क्वायर, और या फिर डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 पाई, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के होता है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होगा, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है, तो 2 पाई रूट अंडर एम बाय के इतनी है, तो ये हो गई गामा पी नॉट ए स्क्वायर और वी नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कहीं है, तो ये टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई गामा पी नॉट ए स्क्वायर बाय वी नॉट, कोई है गामा पी नॉट ए स्क्वायर एम वी नॉट, सॉरी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 क्यों नहीं किए, 36 करेक्ट किया, 37 करेक्ट किया, 39 भी करेक्ट किया, 40 तो करना चाहिए था। क्या कह रहा 40, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर A1 A2 सेम है, वेयर A1 ओके एंड बोथ आर सुपर imposed at P, where path difference between them is lambda by 4, then amplitude resultant amplitude क्या होती है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos इंटू फेज डिफरेंस, सिंपल था। तो ये हो गई A स्क्वायर बाय 4, ये हो गई A स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू A स्क्वायर बाय 4 एंड कॉस। अब लैम्डा बाय 4 देखो, लैम्डा के लिए कितनी होती है फेज डिफरेंस, 360 डिग्री। ओके, तो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू होता है के, और फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, जो कि है लैम्डा बाय 4, तो ये और ये कैंसिल हो गई, तो 360 बाय 4 लैम्डा के लिए 360, 360 बाय 4 कितनी होती है, 360 बाय 4, 360 बाय 4 होती है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, फिनिश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय
2a² बाई यानी a²/2 हो जाएगी, तो a/√2 आंसर 3 होगी। क्यों नहीं किए? वेरी सैड, वेरी सैड। 42 वाला तुमने करेक्ट किया है, अगर किया है तो करेक्ट किया है। देखो 38 वाला जो सवाल है ना, इसमें अनएक्सलरेटेड पूछा। अनएक्सलरेटेड जो होगी वो तब होती है जब जो E इक्वल टू VB साइन थीटा होती है। ओके, तो जरूरी नहीं है V और B परपेंडिकुलर ही होंगे। ओके, क्लियर हो? तो V और B परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते, इन तीनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो यानी अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट ऐसा होनी चाहिए कि इसके बराबर होनी चाहिए, तो आंसर तो 3 हो जाएगा। करेक्ट। ये क्रॉस फील्ड के केस में होता है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और E इक्वल टू VB, तब ये एक पर्टिकुलर सिनारियो है। दूसरा V और B परपेंडिकुलर तब होंगे जब सर्कुलर मोशंस होगा। यहाँ अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो हेलिकल मोशंस होगा। इस केस में क्या होगी, क्या कह रहा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स वेलोसिटी v गोज अनएक्सेलरेटेड, किसी भी तरह की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वर्क इसके ऊपर नहीं हुआ है। ओके, इन ए रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो परफेक्टली बैलेंस होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो ये डालना VB साइन थीटा, ये वन ऑफ द केस है। बट याद रखना ये भी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। समझ में आया? या हो भी सकती है। करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, तो वेलोसिटी हर हाल में परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में परपेंडिकुलर होगी मैग्नेट। तो ये दोनों कट किया, सही किया, यहाँ फंस गए गाड़ी। 41 क्या कह रहा है, द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इन इट्स सब्सिक्वेंट मोशंस विल बी। ओके, तो एक्सेलरेशंस है इस तरफ और स्पीड है इस तरफ। ओके, तो ये मोर और लेस सर्कुलर मोशंस वाला लगा रहा है ना, क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शंस में है और रेडियल डायरेक्शंस में है। तो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन v²/r हो जाएगी, है ना। तो v कितनी दी हुई है, 144, और r नहीं पता, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2। बट एक्सेलरेशन में एक चीज़ है यहाँ पे, एंगल, ये भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे साइन 32 यानी 144 ही हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। रखना a साइन थीटा होती है, साइन यहाँ पे हो जाएगी 150, तो हाफ हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ साइन 150, ये हाफ हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो r इक्वल टू 144 हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री होती है परफेक्टली, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते v²/r इक्वल टू a। लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं है, ऐसा केस है, तो a साइन थीटा इक्वल टू v²/r। देखो, ये रोटेशनल मोशनल ईएमएफ का सवाल है और इसमें इफ़ेक्टिव लेंथ होती है दोनों ओपन एंड के बीच की लेंथ, यानी ये जो लेंथ हो जाएगी, ये कितनी, ये 4x है, ये 3x है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 5x और हाफ b ओमेगा 5x का होल स्क्वायर, तो 25/2 ये हो जाएगी ना। ये गलत किया, वेरी बैड, ये करना चाहिए था। यह सवाल 43 ये भी नहीं किया, ये बहुत आसान था। देखो, इसको मोशन जो है डायरेक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है, यानी ये हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रही है,
लेकिन जो फॉल करेगी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा और दूसरी फोर्स लग ही नहीं रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा हॉरिजॉन्टल परफॉर्मेंस का, मोशंस के। ओके, तो बेसिकली वर्टिकली कितनी डिस्प्लेसमेंट है 80 मीटर, तो क्या हो जाएगी टाइम √2h/z, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना। अगर तो बस 2 × 80/z कैंसिल 16 4। सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बहुत आसान था जो आपने मिस किया। बहुत सिंपल है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होती है? जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो, है ना। तो p + q = कितनी हो गई 20। और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होती है? जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, यानी p - q = 8। तो दोनों को ऐड करो, 2p = 28, तो p = 14। जब p = 14 तो q = 6 हो जाएगी। p/q = 14/6, 2 से 7, 2 से 3। कितना सिंपल था।